बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटैक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसका पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अभी मुस्कुरा लें, फिर आगे शायद आप मुस्कुरा ना सकें, क्योंकि टॉपिक्स जो हैं थोड़े से पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स, मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पे थोड़ी कम में ही बात चल जाती है। ये वो टॉपिक्स हैं जिस पे आपको अपनी एफर्ट जो है ना वो देनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये बात क्लियर होगी। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो फिर ये फिजूल है आपके लिए। पार्ट 2 जो है ना वो देखना। वीडियो बंद कर दें इसी वक्त, वीडियो बंद कर दें इसी वक्त, वरना फ़ायदा नहीं है आपका। पार्ट 1 देखिए, सुकून से देखिए, उसको समझिए, उसमें जो जो चीज़ें मैंने समझाई हैं उनको जॉट डाउन कीजिए, उसको नोट कीजिए अपने पास। कोशिश करें एक से ज़्यादा मरतबा वो वीडियो देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उसके अंदर मैंने आपको समझाया क्या है। क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ पार्ट 1 का। हमारी ये दुनिया है पूरी की पूरी, इसमें क्या मौजूद है हमारी अर्थ पर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने कहा था आपको, आपकी अर्थ, आपकी ज़मीन से बाहर आपको नहीं लेके जाऊँगा, यहीं पर रहें, ये सब कुछ यहीं पे आपको मिलेगा। तो लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स, दूसरी चीज़ तो कोई है नहीं, तीसरी चीज़ तो कोई है नहीं। लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये लिविंग थिंग्स जो हैं ये दो किस्मों के मैंने बताया कि ये विजिबल भी हैं और इनविजिबल भी हैं। दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर दिया था। किंगडम्स वगैरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं नहीं लेके आया। जो आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं वो विजिबल लिविंग थिंग्स हैं, जो आपको अपनी आँख से नज़र नहीं आ रहे वो इनविजिबल लिविंग थिंग्स हैं। आसान सी बात है। अब यहाँ पर हमने उनका क्या चीज़ देखी थी? हमने एक चीज़ देखी थी कि वो अगर लिविंग थिंग है तो अपने एक्शंस की वजह से, अपने काम की वजह से, जिसको मैंने कहा था हरकत, चाहे वो लिविंग थिंग्स जो कि आपको अपनी आँख से नज़र आ रहे हैं, विजिबल हैं या इनविजिबल हैं, मैंने ये बात समझाई थी कि उनकी ज़िंदगी का सबूत ये है कि वो हालत हरकत में है। अगर उनकी पूरी बॉडी लोकोमोट नहीं कर रही तो, जैसे कि सीसाइल हैं, अपनी जगह पर रुके हुए हैं, तब भी उनके अंदर, उनके वजूद में, उनकी बॉडी में ये एक्शन या काम या हरकत जो है वो हो रही है। हरकत, फिर मैंने आपको इस एक्शन को, इस काम को, इस हरकत को मैंने कनेक्ट करवाया था एक और वर्ड के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं चेंज, तब्दीली, चेंज। ये चेंज कहाँ हो रहा है? दो जगहों पर हो रहा है। मैंने समझाया था, आपकी बॉडी के बाहर और आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के बाहर ये चेंज कहाँ कहाँ पर है? आपकी बॉडी के बाहर जो कुछ है वो सब कहलाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट। और आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ है वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाएगा। ये दो ही एनवायरनमेंट है। आपकी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है वो आपका घर है, आपका कमरा है, आपका शहर है, आपका मुल्क है, आपका बर्र आज़म है, आपकी अर्थ है, और उसके बाद आपके सोलर सिस्टम है, और पूरी कायनात जो है वो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कराएगा, आपकी बॉडी के बाहर का एनवायरनमेंट। और आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट ये हो गया जिसके अंदर ये दिल, आंत, फेफड़े वगैरह ये सब कुछ आ गया। ये मैंने आपको बताया था, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, आपके वजूद के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। दोनों जगहों पर चेंज कंपेल करेगा आपको एक्शंस करने पर, काम करने पर, हरकत करने पर। ये बात मैंने समझाई थी। ये वो चीज़ है। अब ये चेंज क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। इसी को मैंने पिछली वीडियो में शायद इसको मैं बता नहीं सका, इसको स्टिमुलस कहते हैं, इसी चेंज को, क्योंकि यही चेंज आपको कंपेल कर रहा है कि आप एक्शंस करें, आप काम करें। तो स्टिमुलस अगर चेंज है तो हरकत या काम जो है वो क्या है? वो रेस्पॉन्स है आपका। क्या है? रेस्पॉन्स। ये टर्म्स को मैं एक्सप्लेन नहीं किया पिछले पार्ट 1 के अंदर, क्योंकि ज़रूरत नहीं समझी मैंने इसको, खुद ही समझ गए होंगे कि हाँ रेस्पॉन्स क्या है। वो एक्शंस जो कि आप कर रहे हैं, या आपकी बॉडी के अंदर, आपके ऑर्गन्स या आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ है वो काम कर रही है, तो असल में वो रेस्पॉन्स ही है। और कोई ना कोई चेंज तो आपकी बॉडी में ज़रूर आ रहा है। हमने स्टमक के पेन की मिसाल ली थी, ये सब हमने डिस्कस किया था। अब उससे आगे चलते हैं, ज़रा इस बात को क्लियर हो गई ये तो बात। अब हमारे पास इसमें, इस पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे एक वर्ड को जिसका, जो चैप्टर का नाम है बेसिकली, वो मैंने नहीं एक्सप्लेन किया।
कोऑर्डिनेशन, इस नाम के पीछे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मैंने कहा था इसको बाद में समझाऊंगा। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन वर्ड का क्या मतलब है? ताउन करना, ताउन करना, ताउन करना या मदद करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन, मिलजुल के काम करना। आसान लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं मिलजुल कर काम करना। अब पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया कि अब केस स्टडी के तौर पर लिविंग बॉडी मैंने आपके सामने रखी, इंसानों को रखा। पूरा इंसान, मैं अपनी बात करूं तो मैं सरासिफ हूँ? नहीं, मैं सरासिफ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं मल्टी सेलुलर हायर एनिमल हूँ। नहीं, मैं मल्टी सेलुलर हायर एनिमल नहीं हूँ, मैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हूँ। मैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स हूँ। अब कितने ऑर्गन सिस्टम है मेरी बॉडी के अंदर? 8, 10, 12 के करीब हैं। नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्ट्रियल सिस्टम है, विनस सिस्टम है, मस्क्यूलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, ये 8-10 किस्म के सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सर आसिफ नहीं है, बल्कि सिस्टम्स का, ऑर्गन सिस्टम्स का मजमुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। इन्हीं में एक सिस्टम है जो कि इन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम, मैंने अभी बात बताई कि ये वो है जो कि कंट्रोल का काम कर रहा है। ये किंग है, इसके बगैर दूसरे सिस्टम्स जो है वो काम नहीं कर सकते। ये बात ज़हननशीन कर लें। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं करेगा अगर नर्वस सिस्टम जो है ये उसको ऑर्डर नहीं करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सांस लेने का, अमले तनफ़ुस का मामला नहीं करेगा जब तक जो है वो नर्वस सिस्टम जो है वो उसको ऑर्डर नहीं करेगा। नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल आइडिया हमारे पास ब्रेन का है, आसान लफ्ज़ों में इसको ब्रेन कहते हैं, दिमाग। यही है जो ये सब कुछ करने वाला है। मतलब ये तो किंग है ना, इसके मर्ज़ी के बग़ैर तो नहीं हो सकता। ये तफसीलात मैंने बताई हैं पिछली वीडियो में भी, अभी तसलसल आगे चल रहा है। तो ये किंग है, ब्रेन है इसके। और ये किंग और ब्रेन जो है किसका हिस्सा है? ये आपके नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। याद रहे कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ इंसानों की। अभी मैं प्लांट्स को नहीं लेके जा रहा, अभी मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तरफ नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ जो है वो बात कर रहा हूँ किसकी? इंसानों की। केस स्टडी के तौर पे हम लेते हैं ना अपने आप को। अच्छा, ये बात हो गई। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो सांस लेने का काम कर ही नहीं सकता। आप सांस नहीं ले सकते, ब्रेन जो है जब तक उसको ओके ना करे। आप सांस खारिज नहीं कर सकते। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। आपका हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा जब तक कि इसका ऑर्डर ना हो। आपकी बॉडी का कोई भी एक्शन जो कि कोई भी ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वो इसके ऑर्डर के बगैर नहीं हो सकता। वो अंडर कंट्रोल है इसके। तो ये तो बड़ी आसान सी बात हो गई सर, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं हुई। अगर कंट्रोल ही करना है, ठीक है, समझ में आ गया। कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मिलजुल कर काम करना। बात समझ नहीं आई? मिलजुल कर काम करना। आप एक बात बताइए मुझे, जब एक घर के अंदर 8-10 लोग रहते हैं, ठीक है, हर एक का अपना अलग अलग काम है। कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, किसी की परचून की दुकान है, कुछ भी करता है वो, लेकिन वो 8-10 लोग एक ही घर में रहते हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो भाई जो हैं, 8-10 भाई जो हैं वो भाई हैं, और वो मिलके क्या करना चाहते हैं? वो इस घर को तरक्की देना चाहते हैं, आसान लफ्ज़ों में। तो घूम फिर के जो है उन 8-10 भाइयों का सेंट्रल आइडिया ये है कि मिलजुल के काम करें, कोऑर्डिनेशन के साथ, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। और हालांकि काम सबका अलग अलग है। एक परचून की दुकान चला रहा है तो दूसरा जो है वो क्या कर रहा है? वो जॉब कर रहा है। अलग अलग काम है, लेकिन मकसद एक है, क्या? उस घर की तरक्की। कि हमारा जो ये घर है, अम्मा अब्बा ने जो हमारे लिए छोड़ा है, हमें इसको तरक्की देनी है, हमें इसको और बड़ा करना, इसको और कुशादा करना, लेफ़्ट राइट 2-4 और जगहें ख़रीद के इसको मिला के हम एक अच्छा परिवार, एक ख़ानदान, एक फैमिली जो है वो बसाएं। तरक्की। अब जब ये मिलजुल के काम करने वाली बात तो समझ में आ गई, तो यहाँ ये कोऑर्डिनेशन, यहाँ कौन सी कोऑर्डिनेशन हो रही है? ऑर्गन सिस्टम्स की कोऑर्डिनेशन हो रही है। नोट्स में डाल लीजिए बात। आपके जितने ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ,
रेस्पिरेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है स्केलेटल सिस्टम के साथ। आसान सी मिसाल, मैंने इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर गैसेस एक्सचेंज, उससे पहले वाला जो था, उसमें मैंने बात की थी कि आप जब सांस ले रहे हैं, ये वेंटिलेशन का प्रोसेस जो हो रहा है, तो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एक्सपेंड नहीं होंगे, ये इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के साथ हैं, सांस आना जाना इसका होगा ही नहीं, ब्रीथिंग होगी नहीं। इसके लिए इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अब बात यह है कि मसल्स का ताल्लुक दूसरे सिस्टम से है, ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम से ताल्लुक है आपके मसल्स का, जो चेस्ट के मसल्स हैं। और वो चेस्ट के मसल्स यानी कि चेस्ट का गोश्त जो है वो किसके साथ अटैच है? वो बोन्स के साथ अटैच है। बोन्स का ताल्लुक अलग सिस्टम से है, स्केलेटल सिस्टम से, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर और मामला किसका चल रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सांस लेने का, ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ये सारे मामला। तो ये तीन सिस्टम्स की कोऑर्डिनेशन मैंने आपको अभी बता दी कि ये तीन सिस्टम जब तक आपस में मिलजुल के काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तब तक जो है वो काम नहीं हो पाएगा, चलेगा नहीं। अब ये कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान डेवलप कौन करेगा? मसल्स को कौन बताएगा कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट हो जाना या रिलैक्स हो जाना? और इसी तरह ये जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये बोन्स हैं, इनको कौन बोलेगा कि आपने एक्सपेंड होना है या आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना है? और कौन गाइड करेगा उसी वक्त एयर को कि वो आपके लंग्स में जाए? ये नर्वस सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन करवा कौन रहा है? ये आपका नर्वस सिस्टम करा रहा है, ये ब्रेन और पूरा जो सिस्टम है आपका ये करवा रहा है। इसको तो डिटेल में हम आगे देखेंगे। समझ में आई ये बात या नहीं आई? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, एफर्ट अपना डालना पड़ेगा, वरना ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान नहीं है। बहरहाल अब यहाँ पर हमें एक बात समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर एक और, ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल मैंने बता दिया। ब्रेन जो है या नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है सारे सिस्टम्स के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर। ऑर्गन सिस्टम्स आगे जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने अपने टिश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं टिश्यूज़ से मिलके बने हैं। टिश्यूज़ जो हैं आगे कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने सेल्स के ऊपर, क्योंकि टिश्यूज़ बनते हैं सेल्स से मिलके। आगे सेल्स जो हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपने अपने सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दिस, उनके ऊपर। और उन पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट एक सेल जो है उसके अंदर कौन कर रहा है? उसका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कर रहा है? डीएनए। डीएनए इज द कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द सेल। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल होगा कैसे, किस तरीके से होगा? पिछले पार्ट के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी, मिसाल के तौर पर समझाया था ना, क्या हुआ था? स्टमक और पेट के दर्द का मैंने एग्जाम्पल जो है वो मैंने बताई थी। अब यहाँ पर इस मिसाल को छोड़ देते हैं, इस मिसाल को छोड़ देते हैं। एक, अब ये कोऑर्डिनेशन दो तरह से होती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है भाई। एक क्या है? केमिकल, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और दूसरी जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ज़रा तसल्ली से सुनिएगा, आप केस स्टडी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ अभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, इंसानों की। आप सपोज़ करें कि आप रात का वक्त और एक सड़क पे आप जा रहे हैं, सड़क पे आप एक जा रहे हैं लाइट लेके, अंधेरा हो रहा है, सामने एक टर्न है, उससे अचानक एक बड़ा सा ट्रक जो है वो सामने आ जाता है। ट्रक की हेडलाइट्स जो है वो बड़ी होती हैं, और वो घूम के जो ट्रक ऐसे टर्न करके सामने आया है आपके, उसकी लाइट्स जो हैं, लाइट्स
लाइट्स सीधी आपकी आंखों की तरफ आई, सीधी आपकी आंखों की तरफ आई। आपने क्या किया, आपकी आइज़ की तरफ आई। क्या किया आपने, ऑब्वियस सी बात है, आपने क्लोज किया, आइज़ को बंद कर दी। मैंने क्या बात समझाई है, आपका हर एक्शन या आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का, सेल्स का हर एक्शन जो है वो मोहताज है किस चीज़ का, चेंज का। तो जब भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो यकीनन आप कोई ना कोई एक्शन करेंगे। पहले वो एनवायरनमेंट आपने देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, आप आराम से जा रहे थे, लेकिन उसमें जब चेंज आया, चेंज क्या था, द अपीयरेंस ऑफ द ट्रक, वो ट्रक जाहिर हुआ और उसकी लाइट्स जो हैं वो आपकी आंखों में आई और लगी। ये क्या है, दिस इज चेंज। तो ये जो चेंज हुआ एनवायरनमेंट के अंदर, इससे क्या हुआ, आपने रेस्पॉन्स जनरेट किया, आपने किया और आपकी आइज़ ने किया। आपकी आंखें फौरन बंद हो गई। आंखें किससे मिलके बनती हैं, आईलिड, लिड का मतलब होता है ढक्कन, इसको उर्दू में कहा जाता है पपोटा। ये आपकी आंख का ढक्कन, ये नीचे जो चला जाता है। आई लैश, ये पलके कहलाती हैं, ये आईब्रो कहलाती हैं। आइरिस जो है, ये जो कलर्ड पोर्शन है आपकी आंख का, जिसको हम कहते हैं कि इसकी ब्लू आंखें हैं, ग्रीन आंखें हैं, लाइक दिस, इसको आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में बिल्कुल एक होल होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल, छोटा सा होल। तो ये आईलिड का काम थे, ढक्कन नीचे हो गया, आंखें आपकी फौरन बंद हो गई। ये आईलिड्स जो डाउन हुई, ये क्या हुआ, ये रेस्पॉन्स हुआ, ये रेस्पॉन्स हुआ। अब ज़रा तसल्ली से सुनिएगा, आपको मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों बताता हूँ, ज़रा इस फ़र्क को समझिएगा। इस केस स्टडी की सूरत में ये लाइट्स जो आई, ये क्या था, ये स्टिमुलस था, ये स्टिमुलस था। चेंज हुआ ना एनवायरनमेंट में लाइट्स का, और उसके बाद ये आइज़ जो है, ये क्या है, ये आपका सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, आपको पता है, आइज़, नोज़, टंग, स्किन और ईयर्स। ये 5 सेंस ऑर्गन का बड़ा गहरा किरदार होता है, बहुत बड़ा। आंखें जो है वो रोशनी से मुताल्लिक बाहर के एनवायरनमेंट में जो मालूमात होगी वो आंखें रिसीव करेंगी, स्किन नहीं करेगी। स्किन जो है एनवायरनमेंट में टेम्परेचर में कमी या ज़्यादती, आंखें क्या कर रही हैं, किसको डिटेक्ट कर रही हैं, लाइट्स में चेंजिंग को। स्किन जो है किसको डिटेक्ट कर रही है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रही है, चेंज इन टेम्परेचर को, आपकी स्किन। आपके ईयर्स जो हैं, कान, ये एनवायरनमेंट में साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं, चेंज इन साउंड। देखें बार बार चेंज का वर्ड आ रहा है ना। और ज़बान जो है वो जो चीज़ भी आपके मुंह में जा रही है, चाहे वो खाना है या कुछ भी है, उसके जायके को, चेंज इन टेस्ट जो है उसको डिटेक्ट कर रही है आपकी ज़बान। और नोज़ क्या कर रही है, स्मेल, जो गैसेस हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर उनकी स्मेल को डिटेक्ट कर रही है, उसकी बू को डिटेक्ट कर रही है आपकी नोज़। कोई चेंज होता है स्मेल में, इस चेंज इन स्मेल को डिटेक्ट कर रही है आपकी नोज़। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये आई जो है ये सेंस ऑर्गन है, इसका काम ही ये है कि ये डिटेक्ट करके बताएगा आपको एनवायरनमेंट में लाइट में कोई तब्दीली हुई है। तो बिल्कुल तब्दीली हुई है, पहले तो नॉर्मल लाइट थी, लेकिन वो जो लाइट आपकी आंखों में पड़ी, ट्रक की हेडलाइट्स, उस अंधेरी रात में, वो बड़ी डेंजरस किस्म की थी। अब उसी लम्हे को रोक दीजिए, जैसे हम पॉज नहीं कर देते, उस वक्त जैसी लाइट पड़ी आपकी आंख में, अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट आपकी आंख में पड़ी, आईज में भी थे वो पुलिस वाले, क्या नाम था, रिसेप्टर्स। ये हर जगह है रिसेप्टर्स, ये सेल जो है ये हर जगह है। इन्होंने क्या किया, डिटेक्ट किया, इन रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया, आईज के अंदर इन्होंने डिटेक्ट किया, नोट कर लिया किसको, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत को इन्होंने चेंज किया। बोला बाबा कोई चेंज आ गया लाइट में, पहले ये नहीं थी, अब ये नई लाइट आई। रिसेप्टर क्या करेगा, फौरन जो है ये इन्फॉर्मेशन किसको पहुंचाएगा, रिसेप्टर फौरन जो है वो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ब्रेन को। किसको पहुंचाएगा, ब्रेन को। ये मिटा देता हूं मैं ताकि जगह थोड़ी सी बने।
आऊँगा केमिकल कोऑर्डिनेशन और जो है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ आऊँगा, परेशान नहीं, उसी तरफ आएंगे। अब क्या हुआ, ये आई जो है वो रिसेप्टर्स है, यहाँ लिख लेता हूँ। आईलिड जो है वो डाउन हुई है, क्यों? क्योंकि जो है वो क्या हुआ है, आईज ने जो है वो रिसेप्टर्स जो है इन्होंने किस चीज़ को फील किया, लाइट को फील किया कि लाइट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ गई है। रिसेप्टर्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ लेके गए, ये आई के रिसेप्टर्स फ़ौरन जो है ब्रेन की तरफ लेके गए, ब्रेन की तरफ। ब्रेन के पास जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, इसने क्या किया, इसका इसने एनालिसिस किया। पहले तो इसने इसको रिसीव किया, उसके बाद इसने इसको एनालिसिस किया, इसका एनालाइज किया, इसका तजज़िया किया, जो ब्रेन के पास मालूमात थी। और ब्रेन के पास जो मालूमात थी, इन्फॉर्मेशन थी, ब्रेन जो है वो हार्ड डिस्क का भी किरदार अदा करता है। तो इसने अपनी हार्ड डिस्क को खंगाला ब्रेन में, और उसने बोला कि ये देखें ज़रा, ये जो मालूमात आई है कि लाइट बहुत तेज़ हो गई है बाहर, तो इसका मतलब क्या है। अब ब्रेन जो है उसका एनालाइज कर रहा है, मुख्तलिफ मालूमात को डिटेक्ट कर रहा है, परख रहा है, समझ रहा है, सोच रहा है, लाइट की मुख्तलिफ इंटेंसिटीज़ को देख रहा है और उनके कंक्लूजन्स को देख रहा है कि इस लाइट से क्या होता है, इस लाइट से क्या होता है, इसके ऊपर इस लाइट से क्या होता है। एक इन्फॉर्मेशन जब आती है तो वो मतलब वो इंटेंसिटी लाइट की जो ब्रेन के पास आई है अभी, जो उसने रिसीव की है, तो उसको उसने उसका एनालिसिस किया, तज्जिया किया, तो उसकी इंटेंसिटी को जब उसने देखा तो इंटेंसिटी उसकी थी शदीद, और उससे आइज़ जो हैं वो डैमेज हो सकती थी। आइज़ क्या हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। एनालाइज करने के बाद इसने रिज़ल्ट निकाला, तज्जिया करके इसने रिज़ल्ट निकाला कि ये लाइट डेंजरस है आइज़ के लिए, ये रिज़ल्ट उसने निकाला। अब अगला स्टेप क्या करेगा, कमांड, ये हुक्म देगा। क्या करेगा ये हुक्म देगा, कौन, ब्रेन। अब यहाँ से सिस्टम शुरू होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का और नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अब ये जो कमांड है, अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, दो तरीके से ये भेजेगा। किसको भेजेगा, इसको, आईलिड को, आईलिड को, ये जो पपोटा है आँख का, इसके पास भेजेगा। और क्या ऑर्डर क्या होगा, नीचे हो जाओ, बस ये ऑर्डर ब्रेन निकालेगा, ये कमांड ब्रेन निकालेगा। और ये कमांड किसके पास जाएगी, आईलिड के पास। क्या है इस कमांड के अंदर, कि नीचे हो जाओ और आँख को बंद कर लो, ये इसने ऑर्डर निकाला। सवाल ये पैदा होता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ब्रेन तो यहाँ है, यहाँ से आइज़ के पास ये मैसेज जो जाएगा वो कैसे जाएगा, ये कमांड, ये हुक्म जो जाएगा आईलिड के पास, वो कैसे जाएगा। सोचने की बात। आपको पता है बीच में एक मीडियम होता है, मीडियम, इसी से वर्ड जो है वो मीडिया बना है, मीडियम या मीडिया, इसको हम कहते हैं वास्ता। कोई भी चीज़ जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, आप हमेशा ये बात याद रखें, कोई ना कोई मीडियम ज़रूर होता है, आप वास्ता ज़रूर होता है। आप जो है वो घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो मीडियम क्या है, गाड़ी जिसमें बैठ के आप आ रहे हैं। अगर स्कूल नज़दीक है तो आप अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब मीडियम आपके पैर हो गए। अगर स्कूल दूर है तो गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, अब जो है वो गाड़ी जो है वो मीडियम हो गई। और किस चीज़ को लेके जाया जा रहा है, आपको लेके जाया जा रहा है, या तो आपकी टांगें लेके जा रही हैं या गाड़ी जो है वो आपको लेके जा रही है। दोनों सूरतों में आप जा रहे हैं, लेकिन मीडियम मस्ट। ये कमांड, ये ऑर्डर जो निकलेगा, ये जो लेके जाएगा वो कौन लेके जाएगा, दो पोजीशन हैं, या तो केमिकल्स लेके जाएंगे, केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं, या फिर कुछ सेल हैं। देखें केमिकल चीज़ अलग है, केमिकल कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, कोई गैस भी केमिकल हो सकता है, वो मसला नहीं है। सेल जो है एक अलग चीज़ है। सेल, जब हम किसी की बात करते हैं ना कि सेल, तो हम सेल के अंदर तीन चीज़ें बुनियादी होनी ज़रूरी हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अगर किसी के पास ये दो चीज़ें इनमें से कम है या एक चीज़ कम है
तो आप उसको सेल नहीं कह सकते। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। वो सेल जब ही कहलाएगा जब उसके पास ये 3 चीज़ें होंगी। तो मैं केमिकल्स की बात कर रहा हूँ। कुछ केमिकल्स जो हैं वो ये कमांड लेके ऑर्डर लेके जाएंगे, और उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। हार्मोन्स, ये हार्मोन्स या केमिकल्स जो है इनका काम ही ये है कि ये ऑर्डर लेके, इनके और सारे काम हैं लेकिन एक इसका ये है, अगर तो ब्रेन का ऑर्डर, ब्रेन का कमांड, ब्रेन का हुक्म लेके ये केमिकल्स या हार्मोन्स जो हैं जा रहे हैं किसके पास? आईलिड के पास, आँख के पपोटे के पास, कि भाईजान नीचे हो जाओ, बंद हो जाओ, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगी? ये सिंपली केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाएगी। इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और अगर ब्रेन जो है इस ऑर्डर को वो किसी सेल को दे देता है, इस सेल का मैंने नाम भी पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो ब्रेन जो है वो क्या करेगा? न्यूरॉन्स को बोलेगा भाई ये मेरा ऑर्डर लेके चले जाओ किसके पास? आईलिड के पास। अब ये न्यूरॉन जो है वो जाएगा लेके, कौन तेज पहुंचेगा? अब देखें एक और चीज़। अब ज़रा, मैंने कहा कि आप जो है वो अपने घर से निकले और स्कूल की तरफ गए, आप जाने वाले हैं। यहाँ पर जाने वाली जो चीज़ है वो क्या है? वो कमांड। आपके केस में जाने वाली जो चीज़ है वो आप खुद हैं। आप किसी रास्ते से भी तो होके जाएंगे ना। आपको ले जाने वाली चीज़ जो है वो तो गाड़ी है या आपके पाँव हैं, लेकिन कोई रास्ता भी तो होगा ना। वास्ता तो हो गया, मीडियम तो हो गया, लेकिन कोई रास्ता भी तो होगा। ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी कोई हवा में थोड़ी ना चलेगी आपको ले जाते हुए। गाड़ी के लिए या आपके पाँव के लिए सड़क तो होनी ज़रूरी है, रास्ता तो होना ज़रूरी है। वो रास्ता नहीं होगा तो आप कैसे जाएंगे? तो बात समझ में आई कि आपको घर से जाना है, आप जाने वाले हैं। आपको भेजा किसने है? आपके पेरेंट्स ने भेजा है। आपने खुशी से तो जाएंगे नहीं स्कूल, जाहिर सी बात है। और आप जा किस पे रहे हैं? या तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं या पैरों से जा रहे हैं, ये मीडियम हो गया। और जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते का होना भी ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली अगर ब्रेन जो है ये ऑर्डर बोल रहा है, ये कमांड ले जाओ, ले जाने वाले तो ये हैं केमिकल्स या हार्मोन्स या ये सेल न्यूरॉन। ये भी तो किसी रास्ते पे से होके आईलिड तक आएंगे ना। वो रास्ता क्या है? रास्ता केमिकल्स हार्मोन्स के लिए वो रास्ता है ब्लड। जी, ब्लड। आपको पता है ब्लड की एक्सेस आपकी पूरी बॉडी के अंदर हर जगह पर है। और ब्लड जो है आपके कौन से सिस्टम का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा, ये मत भूलिएगा। तो ये जो है कमांड या हुक्म जो मिला है किस चीज़ का? जो कि ब्रेन ने दिया है कि जाके आईलिड बंद हो जाए। ये क्या होगा? ये कमांड या ऑर्डर लेके कौन जाएगा? ये केमिकल्स हार्मोन्स जाएंगे, ठीक है। और हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल्स किस रास्ते से होते हुए जाएंगे? उस रास्ते को हम क्या कहेंगे? उसको हम ब्लड कहेंगे। ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में हर जगह पे मौजूद है, हर जगह जाता है ब्लड, क्योंकि ब्लड का बुनियादी काम ट्रांसपोर्टेशन का है, उस गाड़ी का है जो कि आपको लेके जा रही थी। तो ब्लड जो है वो एक गाड़ी का किरदार अदा करता है, ये कैरियर है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर खाना सप्लाई करना, पानी सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना, अच्छी चीज़ें ले जाना, अच्छी चीज़ें लाना, बुरी चीज़ों को वापस ले जाना, सब इस ब्लड का काम है। और इसी ब्लड वाली गाड़ी में जो है ये हार्मोन्स जो हैं वो बैठ जाएंगे। और ये ब्लड जो है वो क्योंकि पूरी बॉडी में घूम रहा है आपकी, तो ये ब्लड आपकी आईलिड में भी आएगा। और ये आईलिड जो है, आँख का पपोटा, यहाँ पर ये ब्लड जब आएगा तो इसी में ये केमिकल या हार्मोन भी होगा जो कि क्या लेके आ रहा है? कमांड लेके आ रहा है। और यहाँ पे लाके उसको किसको दे देगा? रिसेप्टर को। बोलेगा ये लो भाई, ब्रेन की तरफ से ये ऑर्डर आ गया, आईलिड को दे दो। रिसेप्टर आईलिड को बोल देगा ये लो भाई, ये ऑर्डर आ गया, आपने क्या करना है? नीचे हो जाना है। तो आईलिड्स जो है आपकी फ़ौरन नीचे हो जाएंगी। कमाल हो गया सर। ज़रा याद कीजिए कहाँ से हम चले थे? ओ रास्ते में रात में जा रहे हैं आप, अचानक हेडलाइट ट्रक सामने आ गया और इतनी तेज़ रोशनी आई, आपकी आँख की तरफ आई, आपकी आँख फ़ौरन बंद हो गई। बस इतनी सी तो बात हुई थी। वो इतनी सी बात के लिए इतनी दास्तान मुझे सुनानी पड़ी है, ज़रा समझिए तो सही। और ये बहुत शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है, अभी तो दास्तान एक बाकी है सेल और न्यूरॉन की। दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन।
तो आँख जो है उसका पपोटा आईलिड वो बंद हो ही नहीं सकती जब तक कि ये सिस्टम वर्क ना करे, जब तक कि इस लाइट की इंटेंसिटी को, इस चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आपकी आइज़ जो है वो डिटेक्ट ना करें। और आइज़ के अंदर कौन डिटेक्ट ना करे? रिसेप्टर्स डिटेक्ट ना करें, उनका काम ही ये है चेंज को डिटेक्ट करना। और ये जब तक नहीं होगा जब तक ये चेंज जो है वो ब्रेन तक नहीं जाएगा, और ये जब तक नहीं होगा जब तक ब्रेन जो है इसका एनालिसिस नहीं करेगा, रिसीव नहीं करेगा, इसका एनालिसिस नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं निकालेगा। और रिजल्ट निकालने के बाद फिर वो कमांड देगा, हुक्म देगा, और ये हुक्म लेके कौन जाएगा? केमिकल्स लेके जाएंगे, हार्मोन्स। किस रास्ते पे से जाएंगे? ब्लड जो है वो गाड़ी इनको लेके जाएगी, ब्लड, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। और यही केमिकल्स या हार्मोन्स जो हैं आपकी आंख में चले जाएंगे, आईलिड में चले जाएंगे, वहाँ पर रिसेप्टर्स को पैगाम दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे ब्रेन का, ये लो भाई। और उसके बाद क्या होगा? आईलिड आपकी बंद हो जाएगी। दूसरा सिस्टम ये है, ये तो केमिकल कोऑर्डिनेशन हो गई। ये था हमारे पास, अगर ब्रेन जो है वो बोलता है नहीं न्यूरॉन्स आप जाओ, न्यूरॉन्स किसके पास जाओ? आईलिड के पास। न्यूरॉन्स ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, इनकी रफ्तार जो है बहुत तेज़ है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि ये ऑर्डर इन सेल्स या न्यूरॉन्स को मिल तो जाएगा कि हाँ भाई ब्रेन ने ये कमांड दी है कि ये लेके चले जाओ आईलिड के पास, उसको बोलो बंद हो जाओ, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट नुकसानदेह है आइस के लिए, आप अंधे हो सकते हैं। तो ये सेल या न्यूरॉन जो है ये खुद नहीं जाएंगे जी, ये खुद नहीं जाएंगे। ये क्या करेंगे? इस क्या का जवाब आपको अब इस वीडियो में नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इतना काफ़ी है। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसको मैं समझाऊंगा पार्ट 3 के अंदर, और नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर आपको इन सेल्स का पहले तफसील बताऊंगा, तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है हमारी बॉडी के अंदर। दोनों किस्म के कोऑर्डिनेशन मौजूद हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी। इसको यहीं पर रोकिए, इंशाल्लाह अगले पार्ट 3 के अंदर जो है आपको ये बताऊंगा कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।